हेलो जी। काफ़ी दिनों बाद शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा-सा टेम्परेरी सेटअप है बट कोई बात नहीं। आज के छोटे से वीडियो में 2 कंपनी कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। एक कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स एंड सेकंड इज़ मिसेस बेक्टर फूड्स। दोनों ही एफएमसीजी कंपनियाँ हैं। देख लेते हैं इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम शुरुआत करें बीकाजी फूड्स के साथ तो ये 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बाय 14.5% के आसपास से और पार्ट पे तो हमें बहुत तगड़ा डीग्रोथ आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर हमें 40% के आसपास के पार्ट गायब होता हुआ देखने को मिला है। अब देखो बीकाजी के साथ क्या था, बीकाजी एक बहुत बढ़िया कंपनी हुआ करता था। ये लगातार हमें 30% के आसपास का ग्रोथ दिखाता था। फिर वो 30% का ग्रोथ पिछले 2-3 क्वार्टर में घट के वो 20-25% के आसपास आया और इस क्वार्टर में तो इन्होंने सिर्फ 15% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। और उसके बावजूद कि भाई ऑपरेटिंग लेवरेज तो हमें कभी मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज तो मतलब बिल्कुल ही ऐसी-तैसी हो गई है और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। हमारे जो अगर आप लास्ट एक क्वार्टर में देखोगे तो पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैदा का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आटे का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो आपका मेन सेगमेंट है जिसको आप कैटर कर रहे हो, जो आपकी अर्बन डिमांड है, वहाँ से आपको डिमांड आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हो और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है और कंपनी को ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए, वॉल्यूम्स लाने के लिए डिस्काउंट और देना पड़ रहा है। जैसे अगर हम इनके बारे में बात करें तो अगर हम देखने जाएं 3% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और अगर हम बात करें 8% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली चीज क्या हुई है कि यहाँ पर 10% कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया था। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो आपका अर्बन डिमांड है, जो आपका मेन कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर के पास पैसा बचा नहीं है, उसकी एकदम हालत खराब हो चुकी है। इसकी वजह से आपको उसको डिस्काउंट ऑफर करने पड़ रहे हैं जिससे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीद ले, थोड़ा सा ज्यादा खरीद ले। तो भाई इन सारी कंपनियों में हम देखते क्या है, हम देखते हैं वॉल्यूम ग्रोथ आ जाए, वैल्यू ग्रोथ आ जाए। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए आपको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है, बट डिस्काउंट ऑफर करने की वजह से आपके मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप दोनों तरफ से फटकी खा रहे हो। यहाँ पर यही प्रॉब्लम हमें बाकी जो दूसरी कंपनियां वहां पर भी देखने को मिलेगा, यही चीज हमें मिसेस बेक्टर फूड्स में भी देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर हम वो 10% का डिस्काउंट हटा दें तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ हो जाए 7.9%, 8% के आसपास का इनका वॉल्यूम ग्रोथ था, जो भी एक बहुत इंप्रेसिव नंबर नहीं है भाई। सिर्फ आप 8% ज्यादा बेच पा रहे हो ओवर वाई लेवल, तो ये कोई कोई ढंग की बात हुई नहीं। अच्छा जी, अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो कंपनी के पास क्लियर कट मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपेंशन का भी प्लान है और इनके ऑल ओवर इंडिया में इनका नेटवर्क भी सेटअप है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई हर सेगमेंट ऑफ इंडिया के लिए या हर जोग्राफिकल सेगमेंट ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बना रखी है, एक अपना वेयर हाउस बना रखा है। तो जैसे अगर इनको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में केटर करना है तो इनका बीकानेर में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है। इसी तरह इनका एक आसाम में बहुत बड़ा वेयर हाउस है। इसी तरह साउथ के लिए है। इसी तरह जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां के लिए कि भाई आपका बिहार यूपी करने के लिए एक वेयर हाउस हो गया। तो जिससे इनका डिस्टेंस टू अ सर्टेन लोकेशन रिड्यूस कर जाए, तो इसलिए इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बचता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी और ज्यादा एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ तक तो सारी कहानी ठीक है, ये यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इनके थोड़े से सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो इनका 43% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब अगर आज इनके पास 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी है बनाने की कोई भी प्रोडक्ट, सपोज आपका नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, बिस्किट हो गया, स्वीट्स हो गया, इन सारे सबकी कंबाइंड कैपेसिटी 100 मेट्रिक टन है, तो उसमें से 43% ऑफ द कैपेसिटी इज डेडिकेटेड टू नमकीन वाला सेगमेंट एंड 17% इज टू भुजिया। तो अगर भुजिया और नमकीन अगर हम क्लब कर दें तो मोटा मोटी 60% ऑफ द कैपेसिटी इज ये नमकीन एंड भुजिया वाला सेगमेंट। उसके बाद 20% आता है हमारा पैकेज्ड स्वीट से और 10% वेस्टर्न स्नैक्स से और 10% हमारा अदर वाली कैटेगरी से आ जाता है। अब इसी को हम सेल्स में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे कि भाई कहां से कितना सेल आ रहा है, कि भाई नमकीन वाला कितना सेल कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम देखने जाएं तो हमें पता चलेगा कि 62% एथनिक स्नैक्स से आता है। वही जो ये नमकीन एंड भुजिया मिला दें दैट इज एथनिक स्नैक्स। तो यहाँ से 62% आ गया। 18% आता है हमारा स्वीट से एंड स्वीट आ रहा हाई मार्जिन प्रोडक्ट। और ये चीज हमें याद रखना है कि क्वार्टर 3 तो दिवाली वाला क्वार्टर था। तो दिवाली वाले क्वार्टर में सेल ऑफ स्वीट्स गोज अप, थोड़ा सा वो ज्यादा बिकती हैं कि भाई आप दिवाली के लिए मिठाइयाँ करते हो, गिफ्टिंग के लिए मिठाइयाँ खरीदते हो, तो इसकी वजह से स्वीट्स वाला सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपका ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप ज्यादा मार्जिन बना लेते हो Q3 वाले क्वार्टर में। और यहाँ पर इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ पर आपको कस्टमर को डिस्काउंट्स ऑफर करना पड़ रहा है, आपके मार्जिन कम हो रहे हैं और ये कोई भी अच्छा साइन तो नहीं है। हाँ,
आप ये कह सकते हो कि भाई दिवाली इस बार 10-15 दिन आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा प्रीपोन्ड था दिवाली इस बार, बट कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर उतना अच्छा ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली। 7% आता है इनका वेस्टर्न स्नैक्स से, 6% पापड़ से और 7% आता है हमारा अदर वाली कैटेगरी से। ये चीज भी हमने देख लिया। अब हम समझ लेते हैं कि कोर स्टेट्स कौन से हैं, फोकस स्टेट्स कौन से हैं। कोर स्टेट्स तो वो हो गए जहां पर इन्होंने अपना ऑलरेडी नेटवर्क स्टैब्लिश कर चुका है, एक प्रोमिनेंट प्लेयर ये लोग बन चुके हैं और इनका इनका अच्छा खासा वहां पर प्रेजेंस है। तो अगर उनके बारे में बात करें तो राजस्थान, बिहार, असम, ये तीन तो इनके हो गए हैं कोर स्टेट्स। और अगर हम फोकस स्टेट्स के बारे में बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर वाला रीजन, यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना, ये इनके फोकस स्टेट हो गए। यहाँ पर अभी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक्सपैंड करेंगे, अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये लोग नंबर 1 प्लेयर बन जाए, स्पेसिफिकली इन द नमकीन वाला सेगमेंट, क्योंकि यही इनका ब्रेड एंड बटर है, यही इनका मेन बिजनेस है। ये ज्यादा बिस्किट वाले या पैकेज स्वीट वाले सेगमेंट में ज्यादा कंपीट नहीं करते, ये लोग ज्यादातर कंपीट करते हैं नमकीन वाले सेगमेंट में, कि भाई भुजिया बिके तो बिकाजी की बिके, नमकीन बिके तो बिकाजी की बिके। तो अब इन वाले स्टेट्स में लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये नंबर 1 प्लेयर की पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है, अब अगर इनके बीच में डिफरेंस देखें कि भाई फोकस स्टेट से कितना रेवेन्यू आता है, तो 66% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द कोर स्टेट्स, 16% आता है फोकस स्टेट से और 4% आता है हमारा एक्सपोर्ट से। बाकी जो 14% हुआ वो हमारा अदर हो गया, कि भाई जो बाकी बचे हुए स्टेट्स हैं, जो इंडिया में 28-29 स्टेट्स हैं, ये इन 5-6 स्टेट्स के अलावा जो भी स्टेट्स है वो वहां से आता है 14% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम बात करें इनका जो कोर स्टेट्स हैं, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 11% का, फोकस में ग्रोथ देखने को मिला 14.7% का। अब देखो यहां पर है प्रॉब्लम। अब यहां पर कोर में कंपनी गाइड क्या करती थी कि भाई हम 15% के आसपास का ग्रोथ कर लेंगे, जो हमारे फोकस स्टेट्स हैं वहां पर हम 25% के आसपास का ग्रोथ कर लेंगे, तो 15 एंड 25 क्यूमुलेटिवली हम 20% के आसपास का ग्रोथ कर लेंगे, और हमेशा इससे ओवर डिलीवर किया करती थी। बट इस बार वो चीज नहीं हो पाई। इस बार ना आपका कोर 15% से बढ़ा, ना आपका जो फोकस था वो 25% से बढ़ा। दोनों ही जगह आप अपनी गाइडेंस को मिस कर गए। हाँ, एक्सपोर्ट में हमें बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला, 33% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला ओवर वाई लेवल। बट कहानी वो एक छोटा बेस है, छोटे बेस के ऊपर आपने ज्यादा ग्रोथ लिखाई है। अब आप 4% को अगर 100% की रेट से भी बढ़ा देंगे, देखो क्या है, आपका एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो सिर्फ 4% का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। अगर आप उसको डबल भी कर दो तो आपकी ओवरऑल 100% की टॉप लाइन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एकदम माइन्यूट डिफरेंस आएगा। तो उसके ऊपर तो हम सारा का सारा डिपेंडेंस नहीं डाल सकते ना कि भाई हमारा एक्सपोर्ट वाला मार्केट बहुत अच्छा करेगा इसीलिए हम शेयर खरीद ले रहे हैं, या इसीलिए इस कंपनी की आगे चल के ग्रोथ आ जाएगी। तो इस बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब लास्टली एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमारा फैमिली पैक टू इंपल्स पैक रेशियो कितना रहा। कि भाई फैमिली पैक हमारा 62% के आसपास का रेवेन्यू लेके आया और 36% के आसपास का इंपल्स पैक आया। तो ये मोर और लेस स्टेबल रहा। अब ये देखो घट गया है। पहले क्या हुआ करता था, पहले फैमिली पैक बहुत ज्यादा बिका करता था। अभी आपने 2-3 क्वार्टर में देखा होगा कि ये शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स इंपल्स पैक्स, लोगों ने छोटा खरीदना शुरू कर दिया। और ये क्यों खरीदा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, लोगों के पास पैसा नहीं बचा। अगर पैसा नहीं बचेगा तो वो कह रहा है कि यार मैं 1 किलो नमकीन वाले की बजाय 10-10 रुपए की 5 ले लेता हूं, उसमें मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उसी से मेरा काम चल जाएगा और मेरा जो पर टिकट साइज है, मतलब जितना मेरा खर्चा हो रहा है, स्पेंडिंग हो रही है ओवर नमकीन, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। तो ये हमें शिफ्ट बताता है। अब ये जब शिफ्ट वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, लोग बाग ज्यादा वापस फैमिली पैक खरीदना शुरू कर देंगे, तब हमें देखने को मिलेगा काइंड ऑफ रिवर्सल, वापस ये कंपनी अच्छी हो जाएगी। अब देखो एक एफएमसीजी कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पी तो इनको मिल के रहता है। बट आपको एक चीज समझनी है भाई, एंड ऑफ द डे मार्केट ग्रोथ को फेवर करता है। अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो मार्केट उसको लगातार रिवॉर्ड करता रहेगा, चाहे वो 60 का पी हो, 70 का पी हो, 80 का पी हो, 90 का पी हो, वो ग्रोथ मेंटेन रहना चाहिए। बट यहाँ पर वो ग्रोथ मेंटेन हो नहीं पा रहा, यहाँ पर हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट चीज इसके बारे में तो हमें मेन पॉइंट तो यही चीज खराब हो जाती है, तो फिर इसके ऊपर वैल्यूएशन क्या ही निकालना है। बस हमें ध्यान रखना है कि भाई जिस दिन कंपनी अपना रिजल्ट अच्छा दे देगी, कंपनी कह देगी कि भाई हाँ आगे चल के हमारी स्थितियां ठीक होती दिख रही हैं, अर्बन डिमांड आता दिख रहा है, हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स गायब हो चुके हैं, या हमने कस्टमर को पास ऑन कर दिया और उसके बाद भी अच्छा डिमांड आ रहा है, तब हम इसको देखने के बारे में सोचेंगे। तब हम उसको देखेंगे कि भाई इसका क्या वैल्यूएशन बनना चाहिए, क्या ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो उस टाइम देखने की बात है। बट आज तो ग्रोथ ही नहीं आ रहा, रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये चीज हो गया। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर, मिसेस बेक्टर फूड्स के ऊपर आ जाते हैं। इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो हमें पता चलेगा 9,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर इनके रेवेन्यू नंबर्स देखने जाएंगे
ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स हैं। 14-15% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, और पैट वाज फ्लैट ओवर अ वाई लेवल। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपने मार्जिन को मेंटेन करके रखा, बट वही है, ऑपरेटिंग लेवरेज आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है कि भाई आपका आपने मतलब पार्ट बराबर कर दिया, मार्जिन कंप्रेस हुए, बट उस लेवल से कंप्रेस नहीं हुआ जितना हमें बिकाजी का देखने को मिला था। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो इनके दो मेजर सब ब्रांड्स हैं, ये उन्हीं के थ्रू अपना सारा का सारा डीलिंग करते हैं या सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक तो इनका बिस्किट का ब्रांड है क्रेमिका, जो डायरेक्ट कंपटीशन में है ब्रिटानिया या पार्ले के बिस्किट्स के साथ, तो एक चीज समझ में आई। सेकंड, इनका एक ब्रांड है इंग्लिश ओवन। इंग्लिश ओवन क्या करता है, वो थोड़ा बेकरी आइटम्स बनाता है, ब्रेड बनाएगा, बन बनाएगा, बेस बनाएगा। तो जितने भी आपके क्यूएसआर चेन्स हैं, तो ये क्यूएसआर चेन्स को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर आप बर्गर किंग जाओगे या मैकडोनल्ड्स जाओगे, तो वहां पर जो बन इस्तेमाल हो रहा होगा, उसका चांसेस है कि वो मिसेस बेक्टर फूड्स के से ही आया है। तो मतलब ये कंपनी बनाती है और फिर उसको रिटेल में तो बेचती है कि भाई डेयरी पे तो बेचती है, जिससे डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक सेल भी करती है। तो ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है। तो जो बिस्किट वाला सेगमेंट है, दैट इज कंप्लीटली डायरेक्ट टू कस्टमर। जो बेकरी वाला सेगमेंट है, जो इंग्लिश ओवन वाला ब्रांड है, वो B2B भी करता है, वो B2C भी करता है। ये चीज भी हमने देख ली। अच्छा जी, अगर हम इनका थोड़ा सा सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 63% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द बिस्किट सेगमेंट, और वहां पर हमें 15% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और रिमेनिंग 37% आता है हमारा बेकरी वाले सेगमेंट से, वहां पर हमें 20% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब हमें ये पिछले 2 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी धीरे 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 थोड़ा सा रिवाइवल की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इनका ये जो ग्रोथ वाला फ्लेवर है वापस आ रहा है। बट अभी भी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। मैनेजमेंट अभी भी यही कह रहा है कि भाई थोड़ी सी तकलीफ तो है भाई, अर्बन डिमांड नहीं देखो, ये जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है ना, अब आगे चल के जैसे हम ब्रिटानिया का रिजल्ट एनालाइज करेंगे या और किसी इसी तरीके की एफएमसीजी कंपनी का रिजल्ट एनालाइज करेंगे ना, सब यही बोलेंगे कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, मैदा का प्राइस ऊपर जा रहा है, पाम ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, बाकी सारे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, रेड सी में इशू चल रहा है, इसकी वजह से लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ रही है, और हमारा जो कस्टमर है, जो मेन जिस आदमी को हमें बेचना है, उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है। तो ना तो हम ये प्राइस पास ऑन कर पा रहे, या ना तो हम उसको महंगा बेच पा रहे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम अपना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा के अपना प्राइस डिक्रीज कर पा रहे, क्योंकि जितना हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लाके प्राइस डिक्रीज करते हैं, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो हमारी बैंड बच ही जा रही है। यहाँ पर भी वही चीज हमें देखने को मिल रहा है कि भाई आपका बिस्किट वाला सेगमेंट 15% का ग्रोथ, बेकरी वाला सेगमेंट 20% का ग्रोथ, बट फिर भी आपका जो पार्ट है, पार्ट 0% का ग्रोथ लेके आया। क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर के लिए प्राइस नहीं बढ़ा सकते। आगे चल के बात करेंगे कि वो एग्जैक्टली प्रेशर आ कहाँ रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी देखेंगे। अगर हम बात करें, इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में, तो जैसे दिल्ली एनसीआर वाला रीजन हो गया, या फिर ये जो वेस्टर्न नॉर्थ इंडिया हो गया, तो यहाँ पर इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, यहाँ पर इनका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यहीं से ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं टू द सदर्न स्टेट्स, तो अभी ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर अपने एंट्री मार रहे हैं और वहां पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्लियर कट एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी क्लियर कट प्लान्स है भाई। इनका अगले 1.5 साल का कैपेसिटी एक्सपेंशन जो भी है वो लाइंड अप है, और वो ऑन टाइम चल रहा है, मतलब उसमें भी कोई डिले नहीं है। इन्होंने अपनी एक बिस्किट की लाइन बैठानी है, 2 बेकरी की लाइन बैठानी है, 2 बेकरी की फैक्ट्रीज बैठानी है, तो वहां पर भी चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम है, देखो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं, चाहे बिकाजी फूड हो, चाहे मिसेस बेक्टर फूड हो, ये सारे बिजनेस मॉडल में तो कहीं कमी नहीं है। आज के दिन कमी है ग्रोथ में, आज के दिन कमी है डिमांड में। जिस दिन अर्बन डिमांड वापस आ जाएगा, जिस दिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स घट जाएंगे, ये बहुत बढ़िया कंपनी हो जाएंगी। ये कंपनी फिर वही 20, 30, 35, 40% के आसपास का ग्रोथ दिखाना शुरू कर देंगी। बट हाल फिलहाल जब तक ग्रोथ नहीं है, तब तक मार्केट इनको रिवॉर्ड नहीं करेगा, किसी भी सूरत हाल में नहीं करेगा। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। चलिए, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम बात करें मैनेजमेंट कमेंट्री के बारे में, तो मैनेजमेंट ने 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई अभी और 1 से 2 क्वार्टर तो हमें लगता है कि भाई 15% के आसपास का ही ग्रोथ आएगा, बिटवीन 15 to 20% के आसपास का ही ग्रोथ आएगा, इससे ज्यादा हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है, मतलब ये थोड़ा सा हमें ट्रांजिशन देखने को मिला है प्रीवियस कॉल से, कि भाई अभी जो बजट आया था, बजट के में जो भी टैक्स कट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि भाई सैलरीड एम्प्लॉय को ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए तक का नो इनकम टैक्स हो गया, 12.75 लाख रुपीज तक का इनकम टैक्स पे रिबेट मिल रहा है।
तो कंपनी इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है कि भाई थोड़ा सा कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, कंज्यूमर के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा वो पहले इन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करेगा। पहले वो इसी तरीके के डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे स्पेंड करेगा कि भाई वो एक पैकेट एक्स्ट्रा बिस्किट ले आएगा, या पहले वो सस्ता बिना क्रीम वाला बिस्किट खरीद रहा था तो अब वो क्रीम वाला बिस्किट खरीद लेगा। तो इन्हीं चीज़ों पे स्पेंडिंग करेगा, तो हमारी डिमांड फिर से वापस आने की इनको थोड़ी-सी ज़्यादा उम्मीद है। तो पिछली जो गाइडेंस दे रहा था मैनेजमेंट, या पिछली कॉन कॉल में जिस तरीके का मैनेजमेंट का टोन था, उसमें हमें चेंज देखने को मिला है। बट हाँ, अभी भी कोई बहुत तगड़ा हमें एक्चुअल गाइडेंस में चेंज नहीं देखने को मिला कि भाई वही 15% के गाइडेंस के आसपास कंपनी चल रहा है। चलिए ये चीज़ हमने समझ ली। उसके बाद कंपनी ने कहा कि भाई जो हमारा लो शेल्फ लाइफ आइटम है, वहाँ पर तो हमने प्राइस कस्टमर को पास ऑन कर दिया है। जैसे जो हमारा बेकरी वाला सेगमेंट है, बेकरी वाले सेगमेंट में अब हम कोई भी अपने ऊपर लॉस नहीं ले रहे। तो क्या हो रहा है, थोड़ी हमने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाई, मतलब थोड़े हमने अपने अपने जो प्रोसेसेस थे उनको इम्प्रूव किया, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी उनको इम्प्रूव किया। इसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग गिरी, तो कुछ उसकी वजह से और कुछ थोड़ा बहुत हमने कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया चीज़ें। इसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है वो मोर और लेस स्टेबल रहा। वहीं जो हमारा जो ज़्यादा शेल्फ लाइफ वाला आइटम है, जैसे बिस्किट है, बिस्किट आपकी शेल्फ लाइफ होती है 1 साल की, तो ऑलरेडी कुछ यूनिट जो है वो स्टॉक में पड़ी होंगी, कुछ यूनिट आपकी प्रोडक्शन हुई हुई वेयरहाउस में पड़ी होंगी। तो उन सारी यूनिट में हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसीलिए हमें 0.5 परसेंट, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन कंप्रेशन देखने को आगे भी मिल सकता है। तो ये 2 मेन चीज़ें थी। यहाँ पर भी कहानी वही है, जिस दिन आप ग्रोथ ले आओगे उस दिन फिर हम बात करेंगे कि क्या वैल्यूएशन पे आप बिक रहे हो, क्या ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। बट आज के दिन जब ग्रोथ ही मिसिंग है तो फिर क्या ही करें वैल्यूएशन के बारे में बात। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी 2 कंपनियों के बारे में, दोनों एफएमसीजी कंपनियाँ। आज से हमने फिर से शुरुआत कर ली है। रोज़ हम 4 से 5 कंपनी कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।